1955 से लेकर आज तक कभी भी फाइनल में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना आमने सामने नहीं आए हैं। ये आज तक नहीं हुआ है। इतिहास में ये पहली बार होगा। इस साल होगा। तारीख बदलेगी और इतिहास रचा जाएगा। तो सवाल ये है कि इस कलयुग के महायुद्ध में कौन जीतेगा, क्योंकि पहली बार हम देखेंगे बार्सिलोना को भिड़ते हुए रियल मैड्रिड के साथ यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में। क्या होगा दोस्तों, समर बाबा पता लगा रहे हैं। समर बाबा पता लगा रहे हैं 1 जून को कौन जीतेगा। रियल मैड्रिड। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो मैंने ये ज़रूर बोला था कि रियल मैड्रिड जो है वो फाइनल में आएगी और रियल मैड्रिड फाइनल जीतेगी, बट मैंने ये भी बोला था कि बार्सिलोना फाइनल में आएगी। ये बहुत पहले मैंने प्रेडिक्शन दी थी। मैं प्रेडिक्शन जो है उससे मैं हट नहीं सकता था। तो एक गलती मेरे से हुई थी। मैंने नहीं सोचा था कि डोर्टमंड यानी कि ये वाला क्लब ये जो है ये फाइनल तक आएगा, और ये फाइनल तक आ गया है। इट हैज़ डन द डीड, डन द जॉब। तो एडिन टर्जिच की जो टीम है वो तीसरी बार चैंपियंस लीग के फाइनल में आई है। 2013-14 में आई थी, हम सब जानते हैं। 1996-97 में फाइनल में आई थी डोर्टमंड, और वो फाइनल वो जीते थे। जुवेंटस को उन्होंने 1-0 से हराया था। क्या 27 साल के बाद जुवेंटस वही काम कर सकेगी जो उन्होंने 27 साल पहले किया था। 40 साल से रियल मैड्रिड कोई चैंपियंस लीग का फाइनल नहीं हारी है। 40 साल पहले लिवरपूल ने हराया था पेरिस में रियल मैड्रिड को 1-0। लेकिन अभी तक, आज तक 40 साल के बाद रियल मैड्रिड एक फाइनल नहीं हारी है चैंपियंस लीग का। कार्लो एंचेलोटी, तुम सब जानते हो, 5वां चैंपियंस लीग का फाइनल जीत सकता है। ये उसका 6ठा चैंपियंस लीग फाइनल होने वाला है जिसमें वो खेलेंगे। और ये जो है एक ऐसी टीम है जिसका मैनेजर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिसका मैनेजर जो है ही इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर पेप गार्डियोला को भी मिला लो और सर एलेक्स फर्गसन को भी मिला लो तो ये भी ही इज़ राइट देयर इन द टॉप 5, राइट अप देयर, होजे मोरिन्यो, ऑल ऑफ दैट। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि एक तरफ एक ट्रू अंडरडॉग की कहानी है और मैं चाहता हूँ कि अंडरडॉग जीते, क्योंकि मैं हमेशा अंडरडॉग का साथ देता हूँ। वो अलग बात है कि मैंने प्रेडिक्शन ये दी थी कि रियल मैड्रिड आएगी, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि डोर्टमंड फाइनल तक आएगी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी एडिन टर्जिच की ये वाली टीम जिसमें जेडन सांचो है जो कि एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिजेक्ट था, जिसमें एडिएमी है जो कि बहुत यंग प्लेयर है और अभी अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर नहीं आया, जिसमें फुलक्रूग है जो कि सेकंड ईयर के अंदर खेल रहा था, जो जर्मनी की जो बंडेसलीगा है उसकी सेकंड ईयर में, जिसमें कि सैबिट्जर है जो कि एक मैनचेस्टर यूनाइटेड रिजेक्ट था, जिसमें एमरे जैन है जो कि एक ज़माने में लिवरपूल के लिए खेला करता था और उसको आधे लिवरपूल फैंस चाहते थे कि वो चला जाए और आधे चाहते थे कि वो ना जाए। मैं उनमें से एक था, मैं चाहता था कि वो ना जाए। तो वो जो उसकी ट्रांसफ़र है वो लिवरपूल से हुई और वो इधर आया, अब डबल पिवट में खेल रहा है। जूलियन ब्रांड इज़ वन गाय जो कि इस वक्त आग मूत रहा है, और इस वक्त मुझे लगता है कि वो राइट नाउ ही इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट प्लेयर इन मिडफील्ड फॉर बोरुसिया डॉर्टमंड। और मुझे एडिएमी से भी ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो जूलियन ब्रांड लगता है, बिकॉज ऑफ हिज मूवमेंट ऑन द राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर ऑफ द पार्क, हाफ स्पेसेस, एवरीवेयर। उसका एक फ्री रोल है, जैसे कोल पामर का एक फ्री रोल है चेल्सी के अंदर, तो उसका भी फ्री रोल है। देन श्लॉटरबैक मैट्स हमल्स, अब मुझे नहीं पता ये कौन सा मैट्स हमल्स आएगा। ये एटलेटिको मैड्रिड वाला मैट्स हमल्स आएगा जो कि फर्स्ट लेग में था, जो कि हग रहा था, टट्टी कर रहा था पिच के ऊपर, या ये सेकंड लेग वाला मैट्स हमल्स आएगा, या ये PSG वाला मैट्स हमल्स आएगा। मैं नहीं जानता कि आज कौन सी डोर्टमंड जो है वो उतरने वाली है मैदान के ऊपर। आई हैव फ्रीकिंग नो आइडिया, ठीक है, ये कौन सी डोर्टमंड होगी तो देखना होगा। एंड एडिन टर्जिच जो कि 2013 में एक फ़ैन था, ही वॉज अ फैन ऑफ डोर्टमंड, और उसने यर्गन क्लॉप को टाइटल उठाते हुए देखा था बुंडेसलीगा का स्टैंड्स के अंदर। वो लास्ट ईयर टाइटल हारा, वो खड़ा होकर फैंस के सामने रो रहा था सिग्नल इडुना पार्क में
जो आवाम थी, जो फैंस थे, उनके सामने खड़ा होकर रो रहा था जब उसने वो टाइटल बॉटल किया था लास्ट डे के ऊपर। दूसरा, इयन मैटसन विंसेंट कंपनी के अंडर खेल चुका है, चेल्सी का लोनी प्लेयर है एंड ही इज़ वेरी अटैकिंग। लेकिन काफ़ी सीज़न पहले, अगर हम 2-3 साल पहले की हम बात करें, कोई इसको नहीं जानता था। रियरसन को कोई नहीं जानता था, शायद आई थिंक बोरसिया मोचनग्लैडबैक से है, किसी को नहीं पता। तो बात ये है कि ये जो टीम है ये ट्रूली एक अंडरडॉग टीम है। दूसरी तरफ अगर मैं जाऊँ तो रियल मैड्रिड में सुपरस्टार्स तो हैं, लेकिन रियल मैड्रिड में ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो कि रोबस्ट प्लेयर्स हैं, जो कि जेम्स मिलनर वाले यूटिलिटी प्लेयर्स हैं, जो कि तब परफॉर्म करते हैं जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि लीडर्स हैं। जैसे नाचो का ये लास्ट गेम होने वाला है, क्रूज़ लास्ट गेम होने वाला है। खैर, क्रूज़ इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही इज़ नॉट अ यूटिलिटी प्लेयर एट ऑल। कार्वाहाल कह सकते हैं एक लेजेंड ज़रूर है, लेकिन हमेशा से उसको वो हाइप कभी नहीं मिली जो हाइप उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, मेंडी है यूटिलिटी प्लेयर। मैनी प्लेयर्स आर देयर जो कि आप ये नहीं कह सकते कि वो गैलेक्टिकोस प्रोफाइल में आते हैं या गैलेक्टिकोस मोल्ड में आते हैं, ये आप नहीं कह सकते। और दूसरी तरफ उनके पास एक ऐसा फॉल्स 9 का प्लेयर है जूड बेलिंगम में, जो कि सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल लेता है फ्रंट 3 में, जो कि डायमंड की टिप के ऊपर आपको खेलता हुआ नज़र आता है। He is just phenomenal and a Ballon d'Or contender. Then Vinicius Junior, another Ballon d'Or contender, and he is becoming probably one of the best left wingers in the world. Then they have Fede Valverde, जो कि राइट बैक भी खेलता है, राइट साइड मिडफील्डर भी खेलता है, राइट विंगर भी खेलता है। जिस जगह उसको राइट साइड पे आप खिलाओगे वो खेलेगा। बट हैविंग सेड दैट, चुआमेनी नहीं है। रियल मैड्रिड के पास चुआमेनी नहीं होगा, और चुआमेनी एक ऐसा टेनेशियस और डिफेंसिव प्लेयर है जो कि प्ले को ब्रेक करना जानता है, जो कि प्ले को स्टॉप और स्टार्ट करना जानता है। जब भी 15 मिनट या 10 मिनट के लिए रियल मैड्रिड पे डॉर्टमुंड थोड़ी देर के लिए हावी हो जाएगी, तो उस प्रेशर को कैसे ब्रेक करना है टैक्टिकल फाउल्स कैसे करने हैं, वो चुआमेनी से बेहतर किसी को भी नहीं पता। उस मोड का प्लेयर मुझे नहीं लगता कि पूरी रियल मैड्रिड की स्क्वाड के अंदर है, मुझे नहीं लगता। सो कामाविंगा विल प्ले, ऑब्वियसली क्रूज विल प्ले, फेडे वल्वर्डे विल प्ले एंड जूड बेलिंगम इज एक्सपेक्टेड टू प्ले। पीछे ऑब्वियसली आपको नाचो नज़र आएगा और रूडिगर नज़र आएगा, दे आर गोइंग टू प्ले ऑब्वियसली। या तो ये 4-4-2 में डिफेंड करेंगे या 5-4-1 में डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि रोड्रिगो जो है हो सकता है लेफ्ट साइड पे हो, क्योंकि वहाँ पे सांचो खेलने वाला है और सांचो को डबल अप करना पड़ेगा। अगर वहाँ मेंडी खेल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मेंडी उसको अकेला जो है वो पकड़ सकता है। यू विल नीड रोड्रिगो टू ट्रैक बैक, और राइट हैंड साइड पे आपको फेडे वल्वर्डे चाहिए होगा कि वो ट्रैक बैक करे और वो एडीएमई को देखे। ठीक है, क्योंकि होता ये है कि 4-1 एक तरह से 5 बनाती है, क्योंकि सिंगल पिवट में एमरे जैन थोड़ा सा पीछे आकर ड्रॉप कर रहा होता है, बैक 4 तो जो है वो स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखो तो उनके जो 2 सेंटर बैक्स हैं वो तो वहीं रहते हैं, लेकिन उनके जो फुल बैक्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं आगे की तरफ, और वो एक स्प्रिंट लगाते हैं और वो फ्रंट 5 का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे ट्रेंट और रॉबर्टसन बनते थे एक मोमेंट इन टाइम पे लिवरपूल के लिए। तो वो एक फ्रंट 5 बनता है जिसमें एडीएमई भी आ जाता है, फुल क्रुक भी आ जाता है, जेडन सांचो थोड़ा सा हाफ स्पेस में आ जाता है, या अगर जेडन सांचो हाफ स्पेस में नहीं आएगा तो उसकी जगह जो है वो थोड़ा सा, अगर वो ड्रॉप डीप करता है तो हो सकता है आपको सेबिट्जर राइट हाफ स्पेस में मंडराता हुआ नजर आए, क्योंकि सेबिट्जर अक्सर वो वाले रन्स बनाता है जिसमें वो राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा होता है। दूसरा, फिर लेफ्ट हाफ स्पेस में समटाइम्स यू कैन सी कि वहाँ पे जूलियन ब्रांड है। अब जूलियन ब्रांड की मैंने जैसे कि कहा फ्री रोल है, वो लेफ्ट पे भी जा सकता है, राइट पे भी जा सकता है, लेफ्ट हाफ स्पेस में भी आ सकता है, सेंट्रल में भी आ सकता है, जोन में। ठीक है, तो वो कहीं भी हो सकता है। इस वक्त वो बंदा जो है ना वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि एडन टर्जिच ने उसको क्या दिया, फ्री रोल दिया। कभी कभी ये भी होता है कि रियरसन जो है वो जब फर्स्ट मिडल ऑफ द थर्ड्स में आता है, फर्स्ट थर्ड से मिडल ऑफ द थर्ड में, मतलब बिल्कुल पिच के सेंटर में आता है, तो वहाँ पे वो कभी कभी टक इन हो जाता है। सो पीछे जो है 2 सेंटर बैक होते हैं, 2 डबल पिवट होते हैं, और फिर एक आपको ऐसी शेप नज़र आ रही होती है कि जिसमें 2-2-5 बन रहा होता है या 2-2-6 बन रहा होता है। ठीक है, तो फ्रंट 5 तो वहाँ पे रहता ही है, एटलीस्ट फ्रंट 5 तो बनाती है डॉर्टमुंड, ये तो हमने देखा हुआ है। तो ये एक इस तरह की शेप है जो आपको नज़र आ सकती है, 2-3-5 आपको नज़र आ सकता है इनका, क्या कहते हैं, डॉर्टमुंड का। सो दिस इज़ हाउ दे कैन प्ले। सो मुझे ये लगता है कि एडन टर्जिच जो है ना वो इमोशनल मैनेजर है, ही इज़ नॉट अ टैक्टिशियन, इतना कोई ब्रिलियंट टैक्टिशियन नहीं है, जबकि कार्लो एंजेलोटी ट्रूली एक टैक्टिशियन है। वो मैंने जैसे कि पहले भी समझाया है कि उसने अपने आप को वक्त के साथ अडेप्ट किया। ऐसे ही आप 4 चैंपियंस लीग नहीं जीत जाते ओवर द कोर्स ऑफ सो मैनी ईयर्स, और 1300 पता नहीं कितने मैचेस वो जो है मैनेज कर चुका है, 1300 से ज़्यादा मैचेस वो मैनेज कर चुका है। इतने तो लोग ज़िंदगी में खेल नहीं पाते, इतने तो लोग ज़िंदगी में खेल नहीं पाते, तो इतना उसका वास्ट एक्सपीरियंस है। और
ही बिलीव्स नाउ, अभी जो उसकी आजकल जो फिलॉसफी चल रही है, क्योंकि रियल मैड्रिड और कार्लो एंचेलोटी की एक फिलॉसफी, एक आइडेंटिटी नहीं है खेलने की। आप ये नहीं कह सकते कि इनका ये सर्टन वे है खेलने का, नहीं है। दे डू बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनिज्म, ये आप कह सकते हो। और उसका एक प्रिंसिपल जो है, जो पूरी फिलॉसफी की मैं बात नहीं कर रहा, उसका एक जो प्रिंसिपल है वो यूज़ करते हैं, और वो है कि एक तो आप फील्ड टिल्ट क्रिएट करो, यानी कि फाइनल थर्ड में जाके 70 पासेस करने की कोशिश करो, 60 पासेस करने की कोशिश करो। वरना अगर आप लो मिड ब्लॉक में बैठे हो और अगर आप काउंटर अटैक करो तो फिर आप ओवरलोड्स क्रिएट करो, क्योंकि पोजेशन बेस्ड फुटबॉल भी खेल सकती है रियल मैड्रिड और लो ब्लॉक में भी खेल सकती है, और बॉल सरेंडर भी कर सकती है रियल मैड्रिड, दोनों कर सकती है। तो वो कहाँ पे ओवरलोड क्रिएट करते हैं, वो कहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्लस्टर का जो लफ्ज़ है वो रिलेशनिज्म की फिलॉसफी में फर्नांडो डिनीज ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, जो कि फ्लुमिनेंजी के मैनेजर हैं, जो कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ हारे थे, और वो अपनी टीम को, जो ब्राज़ीलियन टीम थी उनकी, उसको लेकर गए थे फाइनल में फीफा क्लब वर्ल्ड कप के। इस फिलॉसफी को और इसके प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, ठीक है, उसका एक मंत्रा है क्लस्टर और ओवरलोड। तो लेफ्ट साइड पे आप काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्स देखोगे, जिसमें आपको रोड्रिगो नजर आएगा, जूड कभी कभी खिसक जाएगा वहाँ पे विनीशियस होगा, कभी कभी खिसक जाएगा, मेंडी आगे आ जाएगा, ठीक है, क्रूज वहाँ पे आ जाएगा। तो वो फिर वहाँ से स्विच क्रिएट करेंगे, दे विल ओवरलोड एंड स्विच, ठीक है, इस तरह होना है। और वहाँ से राइट फ्लैंक से एक थर्ड मैन रन बनाएगा फेडे वलवर्डे, क्योंकि थर्ड मैन रन जो होता है ना वो फुटबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कार्वाहाल एंड फेडे वलवर्डे आर गोइंग टू डू दैट, दे आर गोइंग टू डू दैट। ये मत सोचना कि उधर से रन नहीं आएगा, वो एक इन बिहाइंड ऐसा रन निकालेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा, परछाई की तरह आते हैं वो। सो आई थिंक दे आर लाइक शैडो रनर्स एंड दे आर गोइंग टू डू दैट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉर्टमंड को देखना होगा कि वो एक साइड पे खिंच ना जाए, क्योंकि अगर वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके नहीं रखेंगे, वो 4-4-2 में डिफेंड करते हैं या अगर 5-4-1 में डिफेंड करते हैं, जिस शेप में भी वो डिफेंड करते हैं, दैट शेप हैज़ टू बी वर्टिकली कॉम्पैक्ट एंड हॉरिजॉन्टली कॉम्पैक्ट, और आपको बिटवीन द लाइन स्पेसेस नहीं देने। ओनली देन शायद डॉर्टमंड सर्वाइव कर जाए। लेकिन अगर वो एक साइड पे खिंच जाएंगे, फिर तो आप गए हो, फिर तो गए हो, फाइनल तो गए हो, ठीक है। क्रूज को आप टाइम और स्पेस नहीं दे सकते, ये सबको पता है, ये सबको पता है कि आप क्रूज को टाइम और स्पेस नहीं दे सकते, वरना वो आपके धागे खोलेगा। एंड रियल मैड्रिड नीड्स वन चांस टू स्कोर अ गोल। एक चांस उनको मिला, उन्हें ठोक देना है, वो ठोक देंगे, वो तुम्हें नहीं देखेंगे तुम कौन हो, तुम जॉन पॉल बुटिस्टा हो, तुम जॉन सीना हो, जो भी हो तुम, दे विल किल यू। सो होना ये चाहिए मेरे हिसाब से कि एज एन अंडरडॉग स्टोरी, अगर इसको प्रिजर्व आपने करना है और आपको इसको एक हॉलीवुड स्क्रिप्ट में बनाना है, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखो। सेकेंडली, मुझे ये लगता है कि इस मैच के अंदर सेट पीसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और मुझे लग रहा है, मेरी थिंकिंग ये कह रही है, इंस्टिंक्ट कह रही है कि सेट पीसेस से गोल आने वाले हैं। सो फाइनल में यही होता है कि फाइनल में ऑन द डे आप कैसा परफॉर्म करते हो। क्या डॉर्टमंड शो अप कर सकती है? यस कर सकती है, लेकिन ये मत भूलना कि 14 बार रियल मैड्रिड फाइनल में आई है और फाइनल में आके उसने शो अप किया है, ठीक है। तो ऑल रियल मैड्रिड नीड्स इज़ टू स्टिक टू देयर बेसिक्स, और मुझे लगता है रियल मैड्रिड एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलेगी, जो कि वो 80% ऑफ द टाइम खेलते हैं, एंड दे आर गोइंग टू हिट देम एंड ब्रेक देम ऑन द काउंटर। यहाँ पे देखना ये होगा कि एडन टर्जिच जो है वो अपनी हाई लाइन कितनी ऊपर रखता है, क्योंकि डॉर्टमंड बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेलती है। दे आर अ वेरी एग्रेसिव टीम, वर्टिकल टीम, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बैक पासेस नहीं करते, लेकिन उन्होंने PSG के अवे लेग में काफ़ी बैक पासेस किए थे। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे भी ये लोग हो सकता है मोस्ट ऑफ द फेजेस ऑफ द गेम में एक हाई लाइन करने की कोशिश करें। लेकिन डॉर्टमंड को मेरे हिसाब से इस मैच में हाई लाइन नहीं खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से दे शुड गो फॉर अ लो मिड ब्लॉक और अ मिड ब्लॉक, बहुत हो गया तो मिड ब्लॉक कर लो। इससे आगे मेरे हिसाब से डॉर्टमंड को नहीं जाना चाहिए। ये फाइनल वही जीतेगा जो भड़वागिरी शो करेगा, ये फाइनल वही जीतेगा, ठीक है। और जैसे यर्गन क्लॉप ने 2019 के फाइनल में भड़वागिरी शो की थी, ही सैट बैक, ही सरेंडर्ड द बॉल, ही वेंट इनटू अ मिड ब्लॉक, और उसके बाद वो काउंटर करता था। तो अब मुझे ये लगता है कि वही अप्रोच डॉर्टमंड को भी रखनी चाहिए। रियल मैड्रिड जो है वो फेवरेट्स है, इसमें कोई शक नहीं है। इट्स द वर्ल्ड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। क्या रियल मैड्रिड फिर से अपने नर्व्स पे काबू रख के एक और फाइनल उखाड़ लेगी, और टोनी क्रूज जो है वो जाते जाते एक और जो है वो चैंपियंस लीग जीतेगा? क्या नाचो एक और चैंपियंस लीग जीतेगा? या कहानी में एक ट्विस्ट आएगा और एक हॉलीवुड स्क्रिप्ट बनेगी आज रात को, और मार्को रॉयस हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और लेजेंड बन जाएगा।
इस सवाल का जवाब जो है वो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे लिए ये मैच होने वाला है रियल मैड्रिड 3 डॉर्टमुंड 2। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हस्ता ला विस्ता।